हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अभिषेक त्रिपाठी बायोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल आपने ऑलरेडी देख लिया है। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, हम बात करने वाले हैं 100 डेज स्ट्रेटेजी टू क्रैक नीट के बारे में। मतलब हमको क्या करना है, 100 दिन में नीट किस तरीके से क्रैक किया जाए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पर एक चीज याद रखिएगा, हम यहां पे सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी किस तरीके से आपको स्टडी करना है उस पर फोकस करने वाले हैं, बाकी सब्जेक्ट के पे डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। तो बायोलॉजी जो है 50% ऑफ द पेपर है, 50% जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके नीट के एग्जाम में वो बायो से आने वाले हैं। तो बायो किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आप 360 मार्क्स 360 आउट ऑफ 360 लाना चाहते हो तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसको फॉलो कर पाओगे तो मैं गारंटी देता हूं आप 360 आउट ऑफ 360 ला पाओगे, पर आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक कंडीशन याद दिलाता हूं जो बहुत पहले आपने सोच रखा था और बीच में आपने उस चीज को ड्रॉप किया। गौर से सुनिए, आपको याद होगा जब हम लोगों ने 11th में स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, जब 11th में हम नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमारे पेरेंट्स बहुत सारा खर्चा कर देते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करवा देते हैं, बहुत सारी फीस पे कर देते हैं, और हम लोग पूरे एंथुसियाज्म के साथ कहां पर चले जाते हैं, कोचिंग क्लासेस में। क्या करने के लिए? बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, है ना। तो जब 11th में आपने क्लासेस ज्वाइन किया था, पूरे के पूरे एंथुसियाज्म के साथ आपने क्लासेस को स्टार्ट किया, आपने सोच रखा था कि अब तो हम सिर्फ क्या करने वाले हैं, खूब सारी पढ़ाई करेंगे और 2 साल के बाद किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर ही लेंगे। पर एक चीज आपने नोटिस किया, डे वन जब आपने क्लासेस को स्टार्ट किया था, उस दिन, वो वाला दिन और आज के दिन में डिफरेंस क्या है? उस दिन आपने एक प्लानिंग की थी, एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट हमको पढ़ाया जाएगा इंस्टीट्यूट में, उस सब्जेक्ट को हम जैसे ही वहां पे क्लासेस में पढ़ के आएंगे, घर पे आके उसको रिवाइज करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और किसी भी टॉपिक को का बैकलॉग नहीं होने देंगे। ये सारी प्लानिंग ऑलरेडी आपने की हुई है ना। पर आप नोटिस करो, समय के साथ धीमे धीमे हमारे दोस्त बढ़ने लगे और भी काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में बढ़ने लगे, और सारे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से घूम फिर कर क्या हुआ, घूम फिर के आज वो कंडीशन आ गई है कि हम सबको मालूम है कि हम डाउटफुल हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। डे वन हम श्योर थे, जब हमने कुछ पढ़ाई नहीं की थी, कि हमारा सिलेक्शन बिल्कुल होगा क्योंकि हम पढ़ाई करेंगे। पर आज के दिन हम श्योर नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। पर क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर उनके पेरेंट्स के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत परेशान हैं। तो ऐसे बैकग्राउंड्स पेरेंट्स के हैं जहां पर बच्चों को पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करा सकते पेरेंट्स, उसके बाद भी वो बच्चों को कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? जिससे बच्चे अपना फ्यूचर अच्छा कर पाए, है ना। पर हमने अभी तक जितना भी कोशिश, जितनी भी मेहनत की है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, शायद वो सफिशिएंट नहीं थी। इसलिए अभी हम इस स्टेप पे खड़े हुए हैं कि हम डाउटफुल हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो काफी बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर, अब मेरा इतने समय में अगर मैं आज से पढ़ाई शुरू करता हूं तो क्या आगे जाके मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? देन आंसर इज यस, 100% हो पाएगा। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, 6 महीना, 4 महीने में भी, 2 महीने में भी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, बशर्ते पढ़ाई करें आप लोग। और पढ़ाई करें ही नहीं, पढ़ाई एक प्लानिंग के साथ या फिर एक स्ट्रेटेजी के साथ करें। ठीक है, ऐसे ब्लंटली कुछ भी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते, ये आपको पता है। किसी भी टॉपर को पकड़िए, हर कोई आपको एक ही बात बताएगा, बिना प्लानिंग के सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सिलेक्शन मिल जाए, एक नीट का में सिलेक्शन मिलने के बाद मेडिकल कॉलेज आप पहुंच जाओ, तो आपको सीधा सीधा एक प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। आज भी से लेके नीट एग्जाम तक अभी भी काफी सारे दिन बाकी हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 100 दिन में क्या करना है वो बताने वाला हूं। 100 दिन में कि मैं आपको क्या करना है, अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेंगे तो आपके पास जो बचे हुए दिन में हैं, उन दिन में आप कुछ और सब्जेक्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। पर याद रखिए, जब मैं आपको ये स्ट्रेटजी बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ बायो को पे ही फोकस करें या पूरी तरह इस पे ही फोकस करने लग जाएं। आपको सारे सब्जेक्ट साथ में लेके चलने हैं, पर बायो को किस तरीके से पढ़ना है आज की तारीख से लेके नीट एग्जाम तक, वो स्ट्रेटजी यहां पर मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं नीट बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी के साथ। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहां पे वेटेज, किस यूनिट का कितना वेटेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे ब्लंटली अब पढ़ाई नहीं कर सकते। जब हमारे पास समय था तब हम कोई भी टॉपिक कभी भी उठा के रिवाइज करना शुरू कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
पर अब चूंकि हमारे पास कम टाइम बचा है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो वेटेज हैं, यूनिट्स का जो वेटेज है, उस बेसिस पे पढ़ाई शुरू करें। नोटिस करिए 11th की बुक की अगर हम बात करते हैं, 11th की बुक में ये जो यूनिट्स आपके सामने लिखे हैं 5, इन पांचों यूनिट्स में कौन सा पार्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना वेटेज होता है, वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला लिखा है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में 11% वेटेज है, मतलब जो पहला यूनिट है उसमें 11% वेटेज है, काफी अच्छा वेटेज है। 10 से ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स को आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरे फोकस के साथ में पढ़ना है। देखो अगला, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करें, 7% वेटेज है। देन लिखा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये भी काफी अच्छा है। यहाँ पे चैप्टर कम है, काफी छोटे चैप्टर्स हैं, और यहां से 8% आपका वेटेज रहता है, तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट वाले पार्ट का आप नोटिस कर पाइए ह्यूमन फिजियोलॉजी को। प्लांट फिजियोलॉजी उतना नहीं है, पर ह्यूमन फिजियोलॉजी नोटिस करिए 18% पार्ट कवर करता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। और एक मजे की बात यह है कि यहां से एक टॉपिक कम भी हो गया है, तो आपके पास कम टॉपिक्स हैं, पर वेटेज अभी भी कैसा रहने वाला है, ज्यादा ही रहने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रही क्लास 12th के यूनिट्स। क्लास 12th में भी कितने यूनिट है, 5 यूनिट है। अब इन 5 यूनिट को अगर आप नोटिस करो, सबसे पहले रिप्रोडक्शन यूनिट की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन यूनिट का वेटेज 10 से ज्यादा है, मतलब कितना है, 11% है ना। तो ये वेटेज भी कम नहीं है, यहां से भी खूब सारे क्वेश्चंस आने के चांस है, इसको भी स्ट्रॉन्ग करके चलना है ना। अगला क्या है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में टोटल 19%, मैक्सिमम वेटेज इसी का है। तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का सबसे ज्यादा वेटेज है, इसलिए आपको इस पे सबसे ज्यादा फोकस करके चलना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला नोटिस करिए, यहां पे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो है 9% दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी दिया है 5%। नोटिस करो बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस जो हैं उसमें आपको कितना वेटेज देखने को मिलता है, 5% के आसपास वेटेज देखने को मिलता है। ऑल्दो टॉपिक्स जो है बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो इन चैप्टर्स को भी आपको लाइटली नहीं लेना है। वेटेज यहाँ पे 5% जो दिखाया गया है वो पूरे एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 12th के बुक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और लास्ट लिखा है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में से एनवायरमेंट हट चुका है। अगर इस यूनिट की बात करें तो 5% वेटेज यहां भी है। ये 11th और 12th में किस चैप्टर का, किस यूनिट का कितना वेटेज है वो हमने डिस्कस किया अभी तक, है ना। आगे जाके इसी में नेक्स्ट जो स्लाइड है वहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने 3 कलर कोड दिए हुए हैं। रेड कलर कोड रिप्रेजेंट करता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद एक नीचे मिलेगा येलो कोड। येलो कोड में जो भी लेक्चर्स लिखे होंगे वो होंगे इंपॉर्टेंट, पर कैसे, मिड रेंज के होंगे, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। और ग्रीन वाले वो हैं जहां से क्वेश्चन आते तो हैं पर काफी कम क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये तीनों जो कोड्स हैं इनको एक एक करके फोकस करना है। नोटिस करिए, सबसे पहले बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, बायोलॉजी में यहां पर मैंने सारे चैप्टर्स वो वाले लिखे हैं जहां जिनका वेटेज काफी ज्यादा है, जहां से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते जाइए। यहां पूरा डेज के साथ मैंने प्लान बनाया है, कितने दिन कौन सा पार्ट पढ़ना है। तो नोटिस करिए गौर से, चैप्टर नंबर 3 कौन, प्लांट किंगडम। चैप्टर नंबर 3 है प्लांट किंगडम, और इसको टोटल 3 दिन देने हैं आपको। कितने दिन देने हैं, 3 डेज कम से कम इसको आप देने ही वाले हो, ठीक है ना। जब भी आपकी प्रिपरेशन शुरू होती है तो प्रिपरेशन में ये जो रेड कोड वाले हैं, इन रेड कोड वाले चैप्टर्स को हमको प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी क्यों देनी है, क्योंकि इनका वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है। तो जो एग्जाम में ज्यादा आने का चांस है, पहले उसको ज्यादा टाइम देके स्ट्रांग बनाइए, और जब ये वाले टॉपिक स्ट्रांग हो जाएंगे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बाकी चैप्टर्स की तरफ मूव करना है। मैं आपको पूरे बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे, हर चैप्टर के बारे में बताने वाला हूं, कितने दिन में क्या पढ़ना है। नोटिस करो, जैसे ये स्ट्रेटजी शुरू होगी आपको इन चैप्टर से शुरुआत करनी है। मैं ये नहीं कहता हूं प्लांट किंगडम से शुरुआत करो, मैं कहता हूं जो चैप्टर आपको लगता है कि मेरे को शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा वहां से शुरुआत करो। सबसे पहले प्लांट किंगडम 3 दिन पढ़ना है, 3 दिन इसको कम से कम देना है। 3 दिन से मेरा मतलब ये नहीं कि 24 घंटा दे दो, 3 दिन से मेरा मतलब है 3 दिन आपको इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और 3 दिन इनकी प्रॉपर रीडिंग करनी है। तो एनसीईआरटी से रीडिंग भी करोगे, लेक्चर भी देखोगे, उसके पीवाईक्यू भी सॉल्व करने वाले हो, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर से सुन लो, लेक्चर्स अटेंड करने हैं। अगर आप कर चुके हो ऑलरेडी तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी रीड करनी है। एनसीईआरटी रीड करिए, शॉर्ट नोट बनाइए, साथ में पीवाईक्यू सॉल्व करिए, उसके बाद बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये आपको करके चलना है हर चैप्टर के साथ। सेकंड देखिए, एनिमल किंगडम को हमने दिए हैं 3 दिन, तो 3 दिन आपको एनिमल किंगडम भी पढ़ना है। अगला दिया है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी को आप देने वाले हैं टोटल 2 दिन। तो 2 दिन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को आप रीड करेंगे,
पहले तो उसके लेक्चर्स अटेंड करिए, देन उसको रीड करिए एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट्स बनाइए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए और एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन 2 दिन देने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल को देना है 2 दिन, सेल साइकिल सेल डिवीजन को मैंने 3 दिन लिखा है, इसमें काफी प्रैक्टिस करिए क्योंकि काफी क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। अगला, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 2 दिन दिए हैं, लोकोमोशन मूवमेंट 2 दिन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट को मैंने दिए 3 दिन। फोकस करिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लेना ने, क्योंकि इस यूनिट का वेटेज काफी अच्छा था। एक और चीज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें, अगेन मैंने 3 दिन दिए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका 19% वेटेज बताया था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दोनों को मैंने 4-4 दिन दिए हैं। इन लेक्चर्स को मैं अपने चैनल पे भी ले रहा हूं, वहां से भी पढ़ लो, लेक्चर्स अटेंड कर लो। उसके बाद में क्या करने वाले हो, एनसीईआरटी की रीडिंग, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे एनसीईआरटी से, और साथ ही साथ इसके बाद आपको करने हैं पीवाईक्यूज एंड मल्टीपल क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब आप करते जाइए। नेक्स्ट लिखा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, कितने करना है भाई, 3 दिन। अगला लिखा है बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, 4 दिन, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस 4 दिन। आपको एक बात बता दूं, कुछ एग्जाम्स में, कुछ नीट एग्जाम्स में बायोटेक्नोलॉजी से 8-8 क्वेश्चंस तक आ गए हैं, इसलिए इसको मैंने कुछ ज्यादा दिन दिए, ज्यादा डेज दिए हैं प्रिपेयर करने के लिए। इन ज्यादा दिन भले ही ले लीजिए, पर इनके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, लेक्चर्स अटेंड कर लीजिए और अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अगला देखो, यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन को देना है टोटल 3 दिन। इसी के साथ हमारे पास हो गए टोटल 47 डेज। कितने डेज हो गए, 47। प्लान पूरा कितने दिन का है आपको मैंने बता दिया है, 100 डेज का प्लान है। 100 डेज के प्लान में से 47 डेज तो आपको ये वाले टॉपिक करने हैं। ये टॉपिक, पहली बात तो नंबर कम नहीं है, काफी ज्यादा टॉपिक है, आई गेस 16 टॉपिक्स हैं, तो टोटल 16 टॉपिक्स हैं ये। अब इन 16 टॉपिक्स में से 47 डे आपको इनको देंगे, और साथ ही साथ जो जो आपको मैंने स्टेप वाइज बताया है वो सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है ना, आगे देखिए। अब यहां पे लिखा है, ये है हमारा येलो कोड। येलो कोड की अगर हम बात करें, येलो कोड में टोटल 27 डेज का प्लान है। इन 27 डेज में सबसे पहला कौन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कितने दिन प्रिपेयर करेंगे, 4 दिन। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए 4 दिन इसको देना है। मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को आप देने वाले हैं 3 दिन। इसमें जो न्यू फैमिली ऐड हुई हैं, सारी फैमिलीज आपको अच्छे से सीख लेनी है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस को देंगे 3 दिन, रेस्पिरेशन को देंगे 2 दिन। अगेन, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, न्यूरल कंट्रोल, बॉडी फ्लूइड को देंगे 2 दिन, न्यूरल कंट्रोल को 3 दिन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देंगे 2 दिन, इवोल्यूशन को देंगे 4 दिन। अगेन इवोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 4 दिन देना है उसको। आगे देखिए, इकोसिस्टम को आप देने वाले हो 4 दिन। जब आपका रेड कोड वाले, इसके पहले वाली जो स्लाइड थी, जब वो वाले चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, तब आप इन चैप्टर्स को रिवाइज करना शुरू करेंगे। इनमें से किसी चैप्टर को पहले रिवाइज नहीं करना। अगला देखो, अब हम आ गए कहां पर, ग्रीन कोड की तरफ। ग्रीन कोड को हमने टोटल 19 डेज दिए। कितने दिन दिए हैं, 19 दिन दिए हैं। 19 दिन में लिविंग वर्ल्ड को 2 दिन दिए हैं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ को दिए हैं टोटल 3 दिन, ब्रीदिंग को दिए हैं 2 दिन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेशन को 3 दिन, केमिकल कोऑर्डिनेशन को 3 दिन, माइक्रोब्स को दिए हैं 3 दिन, एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को अगेन दिए हैं 3 दिन। टोटल डेज हमारे पास हो गए 19। ठीक है, एक बार जरा तीनों कोड्स, रेड कोड, येलो कोड और ग्रीन कोड के डेज को काउंट करके देखते हैं कि कितने दिन हो गए। स्ट्रेटेजी कितने दिन की है, 100 दिन की है। तो नोटिस करिए एक बार जल्दी से, मैंने कैलकुलेशन आपके लिए कर रखा है। 47 डेज थे कोड रेड के, मतलब हाई वेटेज, 27 डेज थे मिड के, मतलब कि एवरेज वेटेज, और लो वेटेज वाले थे 19 डेज। इन सबको ऐड करके हमारे पास टोटल डेज हो गए 93। अब 93 डेज के अंदर आप बड़े आराम से इन चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं अगर चाहते हो तो। ठीक है ना, उन चैप्टर्स को जैसे आप रिवाइज कर लोगे, 93 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, तो 7 दिन आपके पास एक्स्ट्रा बचेंगे। अब ये जो 7 दिन है, इनमें क्या करना है, इनमें आपको देखिए काफी बुक्स ऐसी हैं जिनके पीछे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं। मतलब कौन से पेपर्स, नीट में जो पेपर हो चुका है वैसे वाले पेपर्स आपको मिल जाते हैं। तो आपको वैसे पेपर सॉल्व करके देखने चाहिए, कंप्लीट फुल फ्लेजेड पेपर सॉल्व करके देखना चाहिए जिसमें पूरा सिलेबस आता है। क्योंकि जो भी आप सिलेबस, जो भी आप ऐसा बोल सकते हो, टेस्ट सीरीज के पेपर्स करते हो, उनमें चैप्टर वाइज टेस्ट आते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट में हम अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं, मार्क्स भी अच्छे आते हैं। पर जब फुल सिलेबस पेपर आता है तो मार्क्स काफी कम हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जैसे ये स्ट्रेटेजी आप कंप्लीट करते हो 93 डेज की, 7 दिन आपको फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करना शुरू करना है। या तो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, या ज्यादा अच्छा रहेगा नीट के कुछ पुराने पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए।
जितना भी सिलेबस में टॉपिक्स हैं उतने क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए, है ना। अब देखो आगे नोटिस करो, पढ़ाई किस तरीके से करनी है, क्या पढ़ना है, कितने दिन पढ़ना है तो बता दिया। अब पढ़ना कैसे है वो सुन लो। तो यहां पे कुछ स्टेप्स लिखे हैं, सबसे पहले स्टेप पे आ जाते हैं। फर्स्ट, लर्निंग लेक्चर्स, मतलब कि सबसे पहली चीज लेक्चर्स को प्रॉपरली देख लो। लेक्चर्स आपको देखना बहुत जरूरी है। 12th वाले स्टूडेंट्स ने तो अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर ही लिए हैं, मतलब आपने लेक्चर्स ऑलरेडी देख लिए हैं। पर जो ड्रॉपर बैच के हैं, रिपीटर्स बैच के बच्चे हैं, उन्होंने शायद से सारे चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, पर स्टिल आपको याद रखना है लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी है। तो YouTube के थ्रू ही लेक्चर्स देख लीजिए, पर लेक्चर्स जरूर देख लीजिए। आगे देखिए जल्दी से, यहां लिखा है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग से मेरा मतलब है एनसीईआरटी को रीड करना है भाई, पर एनसीईआरटी को इस तरीके से रीड करना है कि कोई भी लाइन मिस ना हो, है ना। आपने कई बार नोटिस किया होगा, हम कई बार एनसीईआरटी को जब ओपन करते हैं, रीड करना शुरू करते हैं, तो कई ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जो पॉइंट्स आपको पता ही नहीं थे कि एनसीईआरटी में है, ऑल्दो वो चैप्टर आप 3 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो एनसीईआरटी का एक बहुत मजे वाली चीज ये है, जो मैं भी कई बार फील कर लेता हूं, एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि नहीं है और मैं क्लास में पढ़ा देता हूं, बाद में मुझे एहसास होता है कि ये इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में थी, जिसको मैंने एक्स्ट्रा समझ के बता दिया है ऑलरेडी, है ना। तो कई सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है एनसीईआरटी में, जो इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं, वहां से रीड भले ही कर लेते हैं, पर कुछ समय बाद हमें लगता है कि एनसीईआरटी में नहीं है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको प्रॉपरली फोकस करना है, एकदम डीप लर्निंग करनी है किसकी, एनसीईआरटी की। याद रखिए जिस समय एनसीईआरटी रीडिंग कंप्लीट हो, इमीडिएटली उसी सेकंड एनसीईआरटी की बुक बंद होते ही आपकी कौन सी बुक खुल जानी चाहिए, एमसीक्यू की बुक ओपन हो जानी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज के दिन मैंने एनसीईआरटी मेरी खत्म हुई है और मैं कल के दिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हो रहा हूं, बिल्कुल नहीं चाहिए। आपने जिस सेकंड एनसीईआरटी कंप्लीट की उसी सेकंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। अगला, रिवीजन। अगर किसी चैप्टर में मैंने आपको 3 दिन दिए हैं, तो पहला दिन लेक्चर्स, सेकंड डे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को देख के क्या बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स। एनसीईआरटी को क्या करेंगे, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, पक्का। और जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करिए और एक क्विक रिवीजन कर लीजिए अपने शॉर्ट नोट्स का। किसका रिवीजन कर लीजिए, शॉर्ट नोट। एनसीईआरटी वापस पढ़ेंगे नहीं, शॉर्ट नोट पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेक्चर देखा, एनसीईआरटी की डीप रीडिंग की, शॉर्ट नोट बनाए, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर से शॉर्ट नोट्स को रीड किया। जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको वापस से, उन टॉपिक्स को वापस से ओपन करके एक बार फिर से एनसीईआरटी में सर्च करो कि क्या गलती हुई और क्यों गलती हुई। नेक्स्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट। जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहां पे चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज होगी, तो जो टेस्ट सीरीज हो रही है उस टेस्ट सीरीज को अटेंड करिए, चैप्टर वाइज टेस्ट को परफॉर्म करिए। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपने नहीं ज्वाइन किया है तो किसी भी नई बुक को लेके आइए जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल रहे हो, 90 या 100 एमसीक्यूज को लाइन से लगाइए और एक बार में सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। बिना आंसर देखे लाइन से 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करिए, कम से कम टाइम में करिए, और उसके बाद अपना आंसर्स को एक एक करके चेक कर लीजिए कितने आपने सही किए हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहां लिखा है प्रैक्टिस ओनली चैप्टर्स दैट आर वीक, मतलब आपको उन चैप्टर को बार बार प्रैक्टिस करना है, उन चैप्टर को ज्यादा टाइम देना है जो चैप्टर वीक होते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से कुछ चैप्टर्स को 4 दिन दिए हैं, कुछ चैप्टर्स को 3 दिन दिए हैं। जिनको मैंने 4 और 3 दिन दिए हैं, मुझे लगता है कि काफी बच्चों का वो टॉपिक्स वीक होते हैं, इसलिए हमने उनको ज्यादा डेज दिए हैं, तो उनको ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट, रेगुलर टेस्ट। कम से कम 20 से 25 टेस्ट आपको देने ही देने हैं। कैसे टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट आपको देने चाहिए। आगे लिखा है डोंट डिपेंड अपॉन कोचिंग, डोंट डिपेंड अपॉन कोचिंग, मतलब कोचिंग के पीछे मत पड़ जाओ, पूरी तरह से कोचिंग के पीछे डिपेंडेंट मत रहो कि कोचिंग में कब सिलेबस खत्म होगा तब मैं भी कहूंगा कि मेरा सिलेबस खत्म हो गया। आप पहले से ही अपनी प्रिपरेशन को चालू रखिए, समझ रहे हैं। 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये पॉइंट नहीं है, 12th के स्टूडेंट्स ने अपना सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया होगा अपने क्लासेस में। जो रिपीटर बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, आप ये उम्मीद मत करिए कि जो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, मान लीजिए आपके कोचिंग क्लासेस में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका वेट करोगे चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। जब कभी भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो कंप्लीट करेंगे, जरूरी नहीं है कि आपके पास ज्यादा टाइम बचेगा नीट देने के लिए। तो अगर आपके इंस्टीट्यूट का कोचिंग क्लासेस का सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है, तो जो चैप्टर वहां नहीं हुए हैं एनसीईआरटी खोलिए, एक एक करके आराम से उसको रीड करना शुरू करिए, टीचर्स के पास डाउट के फॉर्म में सीख के आइए। ठीक, आगे देखिए, अब लिखा है टेस्ट एनालिसिस। क्या करना है, टेस्ट एनालिसिस। जो भी टेस्ट आप लोग दे रहे हैं उस टेस्ट को ऐसे छोड़ना नहीं है।
उस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उन क्वेश्चंस को पहली बात तो टीचर्स से डिस्कस करिए, अपना डाउट क्लियर करिए, और जैसे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको नहीं आए थे उन क्वेश्चन को एक नोटबुक लेना या फिर आपके जो शॉर्ट नोट आपने बनाए हैं उसी के आगे उन क्वेश्चंस को ऐड कर देना, क्योंकि टेस्ट में आने लायक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टीचर्स को भी लगता है कि नीट में आ जाएंगे, है ना। उसके बाद वो क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए, इसका मतलब ये है कि कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपका वीक जा रहा है, तो उन क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको एनसीईआरटी से पढ़ो और शॉर्ट नोट में उस क्वेश्चन को ऐड कर दो, जिससे कि नीट के 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले हम क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाएंगे। अगला देखो, लास्ट लिखा है यहाँ पे वर्क ऑन वीक टॉपिक्स। हमेशा याद रखिए, जैसे 100 डेज स्ट्रेटजीज कंप्लीट हो जाती है, अगर आपका कोई टॉपिक वीक रह जाता है तो उस टॉपिक पे आपके पास जो भी टाइम बचता है उस टॉपिक को दीजिए। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को आपको इंपॉर्टेंस देनी है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। बायो की स्ट्रेटेजी हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि बायो है 50% ऑफ द पेपर, तो 50% पेपर अगर अच्छा जाएगा तो बाकी पेपर में अच्छा जाने का चांस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि ये पूरा स्ट्रेटेजी आप लोग एज इट इज फॉलो कर पाए, नंबर ऑफ डेज के साथ। शॉर्ट नोट भी बनाने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और रिवीजन भी करना है। इतना अगर आप कर पाएंगे पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरा माइंड को फोकस करवाइए। देखिए एक चीज है, हमारे पेरेंट्स ने हम पे बहुत ज्यादा खर्चा किया है, ये बात याद रखिए। कई सारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, उसके बाद भी उन्होंने कोचिंग क्लासेस की फीस भरी है, और हमारे पास फ्यूचर में बार बार मौका नहीं आएगा। जो मौका एक बार आपको मिला है उस मौके को छोड़ना नहीं है, अगली बार का मौका बिल्कुल नहीं देखना है। 100 डेज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर सिलेक्शन इन नीट। तो आज से मैंने शुरू करो, कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि सर ये चैप्टर तो हो ही नहीं पाएगा हम पे, मुझे बोलो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स ने कमेंट में लिख के दिया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, है ना, जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लेक्चर ले रहा था, उन लेक्चर्स में नीचे कमेंट में स्ट्रेटेजी के बारे में, 100 डेज स्ट्रेटेजी, 150 डेज स्ट्रेटेजी के बारे में बोला गया था। तो मैंने 150 तो नहीं पर 100 डेज स्ट्रेटेजी बताई है। जो दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे उनको बाकी सब्जेक्ट के लिए संभाल के रखिए, और जो टॉपिक वीक है उनको रिवाइज करने के लिए रखिए, ठीक है। आई होप आपको इस लेक्चर से कुछ बेनिफिट हो। कोई भी दिक्कत आ रही है, मैं पूरी तरह से आपके सपोर्ट में खड़ा हूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं, बाय बाय।